गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि जो अपना टॉपिक चल रहा है वो अबॉर्शन चल रहा था। अपन ने इसके अंदर जो डिस्कस यूनिट स्टार्ट की थी अपन ने, तो उसके अंदर अपन ने हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में बताया था कि हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी क्या होती है। तो ब्लीडिंग होना, एक तरीके से ब्लीडिंग होना, अनरिलेटेड प्रेगनेंसी, या मैंने दो चीज़ बताए थे, दो ग्रुप्स बताए थे इसके अंदर, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड एसोसिएट विद द प्रेगनेंसी, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है उसे हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन जब पढ़ रहे थे अबॉर्शन क्या होता है, वैसे अपन देख लेते हैं एक बार कि अबॉर्शन, जैसे कोई फीटल है अगर 500 ग्राम से कम और 22 वीक्स से भी क्या हो, 22 वीक्स गेस्टेशन एज से कम हो या उसके अप्रोक्सीमेटली वहाँ तक हो, उस कंडीशन में अगर एक्सपेल आउट हो जाता है बच्चा, बेबी एक्सट्रैक्शन हो जाता है या एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, अबॉर्शन बोलते हैं। जब बेबी कैपेबल नहीं होता उस चीज़ के लिए, उसे क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन ने देखे थे, अपन इटियोलॉजी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, इटियोलॉजी के अंदर जब मैंने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था, कि 3 ग्रुप में मैंने डिवाइड किया था। फर्स्टली अपन ने जो ग्रुप था वो था फीटल फैक्टर्स के अंदर, सेकंड अब मैंने किया था वो मैटरनल फैक्टर्स के अंदर, और थर्ड वन जो मैंने ग्रुप में डिवाइड किया था वो पैटर्नल फैक्टर्स के, मतलब एक तो जब फादर से रिलेटेड, जिसे पैटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अपन जब देखेंगे तो फर्स्टली अपन ने देख चुके हैं फीटल फैक्टर्स के बारे में, अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बताया था मैंने कि 50% जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, 50% जो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होती है। वो ही मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो 60 नंबर क्रोमोसोम है, जिसके कारण क्या होती है, अबॉर्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अंदर पर मैंने बताया था। अब जो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटरनल फैक्टर्स, कि मैटरनल फैक्टर्स के कारण अगर अबॉर्शन हो रहा है, मदर के कारण जो अबॉर्शन होता है वो कौन कौन से है कारण हैं, या किस किस के रीज़न के कारण वो अबॉर्शन हो रहा है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो मैटरनल फैक्टर की बात करते हैं, जिसमें फर्स्टली अपन बात करते हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के कारण और मेटाबॉलिज्म के कारण अगर कोई अबॉर्शन हो रहा है, बच्चा किसके कारण अबॉर्शन हो रहा है, वो अपन एक एक के बारे में बताएं कि वो क्यों हो रहा है, वो रीज़न में बताऊंगा कि किस कारण हो रहा है। तो एक तरीके से एंड यहाँ पर पता चल रहा है कि एंडोक्राइन यानी हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, कि हार्मोन के कारण ही अबॉर्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अपन को पता चलता है कि अब जो बेबी है, अगर मदर अगर कंसीव कर लेती है बच्चे को, एक तरीके से कंसीव कर लिया, इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो गया, और अगर कंडीशन एंडोक्राइन सिस्टम उनका इम्बैलेंस हो जाता है, अगर हार्मोन्स, क्यों मैंने बताया था कि इसके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल का ही क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि एस्ट्रोजन भी हो, प्रोजेस्टेरोन भी हो, इनका लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ही क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, एंडोमेट्रियम ले क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, उससे बच्चा क्या होता है, इम्प्लांट प्रॉपरली होता है, वो रुक पाता है। अगर एंडोक्राइन सिस्टम ही क्या हो गया, इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, श्योर बात है। तो अपन इसी के अंदर देखेंगे कि एंडोक्राइन के कारण मेटाबॉलिज्म के कारण अबॉर्शन हो रहे हैं, वो मैटरनल फैक्टर के कारण जो अबॉर्शन हो रहे हैं वो उनका अपन अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है लूटियल फेज डिफेक्ट, कि लूटियल फेज डिफेक्ट हो जाएगा तो जिसके कारण अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। कैसे, कि अपन ने देखा कि मैच्योरेशन साइकिल जब अपन ने पढ़ते हैं, तो मैच्योरेशन साइकिल के अंदर अपन ने देखा होगा कि जो ओवरियन जो चेंजेज होते हैं, मैंने इनके अंदर 2 चेंजेज होते हैं, एक तो होता है ओवरियन चेंजेज और एक होता है यूटेराइन चेंजेज। 2 चेंजेज होते हैं, जिसमें कि ओवरियन चेंजेज होता है, इसमें 3 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, सॉरी, एक कौन सा 2 फेज होते हैं, वो पहला होता है फॉलिकुलर फेज और दूसरा होता है लूटियल फेज। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, लूटियल फेज। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है, लूटियल फेज डिफेक्ट होता है। अगर मैच्योरेशन साइकिल में लूटियल फेज सेकंड है, और कौन से मैच्योरेशन साइकिल के अंदर, ओवरियन चेंजेज के अंदर जो लूटियल फेज होता है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाए, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। लूटियल फेज कब आता है, अब देखिए ये मैं बता देता हूँ आपको, कि जब फॉलिकुलर जब फेज होता है, स्टार्ट होता है, तो फॉलिकुलर क्या करते हैं, फॉलिकल्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो ग्रोथ करने के बाद डोमिनेंट फॉलिकल्स बनाएंगे, डोमिनेंट फॉलिकल से वो रिलीज़ करके एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे, और एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे तो सप्रेस क्या हो जाएगा, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा,
सप्रेस हो जाएगा और स्टिमुलेट क्या हो जाएगा, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है, जो सप्रेस जैसे FSH सप्रेस होती है तो वहाँ पर क्या बनता है, जो फॉलिकल्स जो एस्ट्रोजन रिलीज करती है ग्रोइंग फॉलिकल्स, वो क्या बनाती है, मैच्योर फॉलिकल्स बना देती है। क्या बना देती है वो, मैच्योर फॉलिकल्स। अगर वो मैच्योर फॉलिकल्स वो किसको बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स, और ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर अगर LH एक्शन करता है तो ग्राफिन फॉलिकल्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के तो ओवम हो जाता है। तो जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होती है तो वहाँ पर क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। क्या बनता है वो, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम के बाद क्या होती है, जैसे ही आप सेकंड फेज क्या करेंगे, ये तो कोलिकुलर फेज खत्म हो गया, क्यों, वहाँ पर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टार्ट हो गया, वहाँ पर ओवम रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पर लूटियल फेज़ की बात करते हैं कि लूटियल फेज़ होता है वो कॉर्पस लूटियम के बाद। तो कॉर्पस लूटियम से क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं तो अगर लूटियल फेज़ डिफेक्ट हो जाएगा, अगर लूटियल फेज़ डिफेक्ट हो जाता है, यहाँ पर क्या डिफेक्ट हो जाता है, लूटियल फेज़ डिफेक्ट हो जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, श्योर बात है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन क्या करते हैं, बच्चे के इम्प्लांटेशन को प्रॉपरली रखते हैं और एंडोमेट्रियम की लेयर को क्या बनाते हैं, थिकनेस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल का और एस्ट्रोजन लेवल का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो ल्यूटियल फेज भी क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, श्योर। समझ में आया। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस इज नॉन फुली प्रिपेयर टू सपोर्ट ए प्रेगनेंसी, आइदर वुमेन इज नॉट गेट प्रेग्नेंट। अगर लूटियल फेज डिफेक्ट होता है तो यूट्रस प्रिपेयर नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए। क्यों, लूटियल फेज क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है, यूट्रस क्या हो जाएगा, प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं कर पाता है, बच्चा वहाँ पर इम्प्लांट नहीं होगा प्रॉपरली, तो अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहती है। समझ में आ गया यहाँ तक, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर सेकंड वन जो देखते हैं अपन ने, सेकंड देखा था पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड एलिवेट सीरम लेवल। सेकंड दिख रहा है अपन इसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड एलिवेटेड सीरम LH लेवल। पहला देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या होता है, कि इसके कारण अबॉर्शन किस तरीके से हो रहा है वो देखते हैं अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि इसके कारण इसलिए हो रहा है कि जो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है, पहली बात तो ये एबनॉर्मल डिसऑर्डर है, ये वुमेन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इनफ्रिक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग क्या होती है, मैस्चुरेशन पीरियड्स आते हैं। क्या होते हैं, इनफ्रिक्वेंट, कंटिन्यूस नहीं होते हैं, कंटिन्यूस भी नहीं हो रहे हैं, और प्रोलॉन्ग लंबे टाइम से चल रहे हैं या लंबे टाइम तक, जैसे बोल सकते हैं अपन बहुत लंबे टाइम तक आए तो मैस्चुरेशन साइकिल क्या होती है, इम्बैलेंस हो जाती है एक तरीके से। तो मैस्चुरल पीरियड क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कभी फ्रिक्वेंटली और कभी कभी प्रोलॉन्ग होती है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, ये क्या एबनॉर्मल डिसऑर्डर होता है जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है। अब इसमें क्या होता है, जो ओवरी क्या होता है डेवलप करते हैं, जो क्या होता है एक न्यूमरस स्मॉल के कलेक्शन ऑफ फ्लू होता है, जो क्या होता है फेल हो जाता है और रिलीज़ करते हैं एक्ट के टाइम। तो क्या होता है कि इसमें इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं, कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, इनमें 3 कंडीशन हो जाती है इसके अंदर। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में कितनी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं या अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। पहला है तो कि एक्सेस एंड्रोजन हार्मोन रिलीज हो जाता है, साइन ऑफ द मैन के साइन आना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज द लेवल द मेल हार्मोन इन फिजियोलॉजिकल साइन, एक तरीके से क्या होता है, बढ़ जाता है वो एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे मेन की आवाज़ होती है वैसे आना स्टार्ट हो जाती है, तो एंड्रोजन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट है कि उसके अंदर इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं तो इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होता, क्या पता किसी टाइम पे एक तरीके से कि शॉर्ट पीरियड में मैस्चुरेशन आ रही है, किसी में लॉन्ग पीरियड में आ रही है, बहुत लंबे टाइम पे आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हार्मोनल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, और हार्मोनल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे तो इम्प्लांटेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और जिससे कंडीशन से क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन से अबॉर्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर का यही है
नेक्स्ट ये है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब ये है कि जो ओवरी होती है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, एक के चारों तरफ क्या सराउंडेड होते हैं, पर वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके फंक्शन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाए। तो ओवरीज के फंक्शन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, रेगुलरली वर्क नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। एलिवेटेड द सीरम LH लेवल, अगर LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे कारण की क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने चाहिए, उस टाइम पे बढ़ने चाहिए। बट क्या होता है कि अगर LH का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है तो वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या कर देती है, कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस क्या होती है, कम हो जाएगी। जिससे एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस कम हो जाएगी तो जिससे वो क्या हो जाएगा, बच्चे को प्रॉपरली वो रोक नहीं पाएगा और क्या हो जाएगी, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, डिटैच नहीं हो पाएगा। ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिटैच हो गया एंड्रोमेट्रियम लेयर से, वहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों, वहाँ पर थिकनेस इतनी नहीं है क्योंकि LH का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो वहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड वन ये है थायराइड एबनॉर्मलिटीज, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड के कारण कि कैसे अबॉर्शन होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, थायराइड पेरोक्सीडेज क्या होता है, वहाँ पर थायराइड पेरोक्सीडेज इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज होने के ज़्यादा से चांसेस होते हैं अगर किसी मदर के भले हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो। अगर थायराइड की कंडीशन होती है तो वो क्या करती है, उस कंडीशन में वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है जो थायराइड पेरोक्सीडेज, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, मिसकैरेज होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनकंट्रोल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ये तो मोस्ट कॉमन पता है। तो इसमें देखते हैं कि अनकंट्रोल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, अगर इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, अगर मान लो कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है अर्ली इन द प्रेगनेंसी बिफोर 13 वीक, तो कोज क्या करता है, बर्थ को डिफेक्ट कर सकता है। वो हो सकता है एक तरह बेबी को क्या करता है, डिफेक्ट कर सकता है। अगर बेबी को डिफेक्ट करेगा तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ दी मिसकैरेज होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। और क्या होता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है मदर के जिस कंडीशन से, उसके लिए बच्चे की कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है। तो क्या कि उसे ये बोल सकते हैं कि उसकी प्रॉपरली, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम होने से क्या हो जाएगा, बेबी के डिफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, जिससे डिफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे तो मिसकैरेज होने के भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये फर्स्ट था एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स, इसमें 4 थे लुटियन फेज से रिलेटेड। नेक्स्ट था पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड LH लेवल का इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन के कारण। नेक्स्ट है इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपन एज के कारण, कि एज के कारण कैसे अबॉर्शन होता है। अपन इसके अंदर देखते हैं कि एज के कारण कैसे अबॉर्शन होता है। तो इसमें लिखा हुआ कि मिसकैरेज आर मोर कॉमन इन टीनेज प्रेगनेंसीज एंड आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, कि अगर कोई किशोर अवस्था हो, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं अपन 20 ईयर से एज की कम वाली लेडी हो, या फिर मान सकते हैं अपन कि 40 ईयर से अबाव हो, आफ्टर द 40 ईयर से अबाव हो, तो उस कंडीशन में कैसे हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हार्मोनल क्या होता है, इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी कि एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं हो पाती है, और थिकनेस नहीं हो पाती तो वो प्रेगनेंसी को एडवांस कर सके, उस कंडीशन में एबल नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि अगर एज कम होगी तभी भी हार्मोन के अंदर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा। अगर एज ज़्यादा हो जाएगी तो हार्मोनल वापस क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो कंटिन्यूस प्रेगनेंसी नहीं रख सकती, तो मिसकैरेज होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। कौन सी एज में, या कि टीनेज एज के अंदर और या आफ्टर द 40 ईयर की एज के अंदर क्या होती है, उस कंडीशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं किसके, अबॉर्शन के। तो सेकंड अपने पढ़ा ये एज के कारण भी क्या हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इन्फेक्शन के कारण।
कि इन्फेक्शन के कारण कैसे अबॉर्शन होगा, क्योंकि आप मान सकते हैं कि इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन मदर के इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन हो गया, साथ साथ में किसके होगा, बच्चे के भी इन्फेक्शन होगा। बच्चे के इन्फेक्शन हो गया तो बर्थ के उसके बच्चे के इन्फेक्शन होगा, तो बच्चे के इन्फेक्शन होगा तो साथ साथ में क्या हो जाएगा, उसके बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं, डिफेक्ट उसके कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है मदर के कोई भी यूट्रस के अंदर हो या सर्विस के अंदर हो, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन मदर के अंदर की डायबिटीज़ की कंडीशन बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन बढ़ सकती है, सेप्सिस होने की कंडीशन बढ़ सकती है। तो एक तरीके से इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बच्चे को क्या हो जाएंगे, रिस्क होता चला जाएगा, और बच्चा रिस्क होता चला जाए तो उसकी भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था, एंडोमेट्रियम हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बनेगी, और एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रेगनेंसी नहीं रख पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर मदर के कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे रिस्क बच्चे को भी है, और उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कमज़ोर हो जाएगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं खा पाएगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली एक तरीके से सेटल डाउन नहीं हो पाएगा, जिससे कि बच्चे को क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा, उसके इन्फेक्शन से उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैटरनल इन्फेक्शन लाइक कैलमाइडिया, नाइजीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, मैटरनल एंड सिफिलिस और टॉर्च की फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एंड HIV कैन कोज अबॉर्शन। मैं आपको इनके कोज बताता हूँ कि किन किन के कारण ये डिजीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है कालमाइडिया के कारण, जो किसके कारण होता है, कालमाइडिया ट्रैकोमैटाइस के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाइजीरिया गोनोरिया होता है, नाइजीरिया गोनोरिया क्या करता है, गोनोरिया इन्फेक्शन करता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जो गोनोरिया इन्फेक्शन होता है। माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। एंड मैटरनल सिफिलिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस, ये वायरस है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस या HIV वायरस, इनके कारण क्या हो सकते हैं, इनके ये इन्फेक्शन होंगे, ये वायरस से अगर एंटर करेंगे इस कंडीशन में और इन्फेक्शन कर देंगे मदर के, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, अबॉर्शन होने के रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर फोर्थ में जो देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण में कि मदर ऐसे ही मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है इन्वायरमेंट के कारण भी क्या होते हैं, अबॉर्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनके कारण अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्टली है सिगरेट स्मोकिंग। अगर सिगरेट स्मोकिंग मतलब अगर मान लो कोई मदर है, अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करती है तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जैसे इंक्रीज हो जाए तो O2 की लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और O2 का लेवल क्या हो जाएगा, बच्चे को नहीं पहुंच पाएगा, जिस कंडीशन से क्या हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी, जिससे भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो किस कंडीशन में सिगरेट स्मोकिंग करती है तो मदर, उससे भी क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है एल्कोहल कंजप्शन। ज़्यादा एल्कोहल करने से क्या होता है कि अगर मान लो फादर भी एल्कोहल बहुत ज़्यादा करते हैं और मदर भी एल्कोहल बहुत ज़्यादा करती है, उनका बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एक्सेसिव एक तरीके से एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो उनके क्या हो जाएगा, जब वो क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन होगा तो वो प्रॉपर्ली इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्सेसिव एल्कोहल करने से इम्प्लांटेशन उनके क्या हार्मोनल क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो जाती है। जिससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो बच्चे में क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटीज़ डिफेक्ट पाएंगे, डिफेक्ट होने से क्या हो जाएंगे, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव कॉफ़ी कंजप्शन। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी एबॉर्शन के बहुत ज़्यादा कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेडिएशन का तुम जानते ही होगा, अगर रेडिएशन में जब ज़्यादा रेज पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बच्चे के डिफेक्ट होने के चांसेस जो होते हैं, उसके कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या होती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है और उससे एबॉर्शन भी हो जाएगा। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अगर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं लेते हैं तो क्या होता है कि जो ये कंडीशन क्या होते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या करती है, ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पर क्या करती है, इन्फ्लामेशन कर देती है। अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों इन्फ्लामेशन होने से क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या हो गया, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर चांसेस ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। अगर ज़्यादा करते इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन मान लो बाद में हटा दिया, उस कंडीशन से
हटाने के बाद इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर अबॉर्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर ड्रग्स यूज़ करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। क्योंकि ड्रग्स यूज़ करेंगे तो हार्मोन चेंजेज अब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी चेंजेस हो जाते हैं और हार्मोन भी क्या हो जाते हैं, चेंजेज हो जाता है, जिस कंडीशन से क्या हो जाएगा, उस कंडीशन से अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये मैटरनल जो फैक्टर्स अभी कंटिन्यूस चलेंगे अपना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये फैक्टर्स अपन कंटिन्यूस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।